नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी की ही देन है कि आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी जानकारी अपने पास रखें और जो जानकारी हमारे पास है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी जान सकें कि किस तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके हमारे देश को आज़ाद कराया और हमें आज़ादी वाले हिंदुस्तान में पैदा होने की। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Real Restaurant app and get tasty foods on your seat. खुशकिस्मती अता की। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि भगत सिंह आगे क्या करते हैं, कैसे वो अपनी जगह बदलते हैं, और जो उन्होंने उनकी ज़मानत की राशि थी 60,000 रुपये, उससे उन्होंने छुटकारा पा लिया है। अब आगे उनका क्या रोल है, किस तरह से वो काम करेंगे, हम चर्चा करेंगे अपने एपिसोड 5 में कि आगे क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तब आगे क्या होता है सर कि भगत सिंह फिर क्या करते हैं? होता क्या है कि जब जमानत की शर्त से वो फ्री हो जाते हैं तब एक बार फिर उनके हौसले को पंख लगता है और वो लाहौर से चल पड़ते हैं दिल्ली। और दिल्ली सितंबर 1928 को आते हैं और लाल किले के कैंपस में उनके संगठन का मीटिंग होता है। उनका संगठन पहले से चला आ रहा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, लेकिन जब वो बैठक हुई तो बैठक उनका बता और उस बैठक में जो फैसला हुआ वो फैसला बताता है कि अब तक भगत सिंह अपने अनुभवों के द्वारा और जैसो काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद एक परिपक्व पॉलिटिशियन बन चुके थे और वो दुनिया के साथ साथ भारत को भी बहुत अच्छी तरह से समझने लग गए थे और उनके ऊपर सोवियत संघ और सोवियत क्रांति और कम्युनिस्ट विचारधारा का गंभीर प्रभाव उस समय तक पड़ चुका था। होता क्या है कि जब सितंबर 1928 में लाल किले के मैदान में उनके संगठन का मीटिंग हुआ तो भगत सिंह ने प्रस्ताव रखा कि चूँकि जो है मानव मुक्ति का एकमात्र रास्ता जो है वो कम्युनिज्म है, साम्यवाद है, समाजवाद है, इसलिए हमारा उद्देश्य भी अब समाजवाद होना चाहिए, हमारे संगठन का भी। इसलिए पहला काम इस दिशा में हम लोग का होना चाहिए कि हम अपने संगठन का नाम बदल करके उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ लें। नतीजा क्या होता है कि उनके संगठन का नाम इसी लाल किले के मैदान में जो बैठक हुई उस बैठक में उनके संगठन का नाम बदल करके हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसमें एक बात ध्यान देने की है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद इनकी टीम के सैन्य कमांडर थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है पढ़ने लिखने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, जबकि भगत सिंह अपने सारे साथियों के बीच सर्वाधिक पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते थे। इसलिए जब वैचारिक मुद्दे पर कोई बात होता था तो चंद्रशेखर आज़ाद आंख मूंद करके भगत सिंह का समर्थन कर दिया करते मतलब थे। जो भगत सिंह बोलते थे वो मान जाते। हाँ, जो भगत सिंह कहा चंद्रशेखर आज़ाद उस पर तैयार हो जाते थे। उनका साफ कहना था कि जो भगत बोल रहा हम उसके साथ हैं। समझ गए ना। हालांकि उस बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद प्रेजेंट नहीं हो सके थे, तो चूंकि वो वांटेड चल रहे थे तो वो नहीं पहुंच सके थे, लेकिन जो है उनकी सहमति पूरे तौर पर उनके साथ थी। अब हुआ कि उनके संगठन का नाम जब बदल गया तब हुआ कि भाई जो है अब आगे क्या करना है, तो आगे करना है तो वहीं पर उद्देश्य तय हुआ कि अब हमको जो है सो समाजवादी क्रांति इस देश में करना है, इंकलाब लाना है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Real Restaurant app and get tasty foods on your seat. और वहीं पर यह तय हुआ कि हमारे इंकलाब का मतलब है एक ऐसे सिस्टम का जिस सिस्टम में कोई भी आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं करेगा, और इस व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि हम क्रांति करेंगे। और उन्होंने कहा कि क्रांति का मतलब जो है खून खराबा नहीं है, क्रांति का मतलब है
कि जो अभी का सिस्टम है उस सिस्टम में बुनियादी बदलाव कर देना, और हम जो इंकलाब और जिंदाबाद का नारा लगाने जा रहे हैं उसका मतलब है कि तरक्की का हर वो रास्ता जो इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली लाए उसका जय जयकार होना चाहिए। यही इंकलाब और जिंदाबाद का हमारा मतलब है। हालांकि हम लोग आगे देखेंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले ये हसरत मोहानी साहब ने 1921 में दिया था। क्योंकि ये भी बड़ा ये होता है कि लोग इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था। हाँ, पॉपुलर हुआ भगत सिंह के सिंह। चलते। भगत सिंह जब तक इंकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं लगाए थे तब तक जितने भी क्रांतिकारी हमारे देश में होते रहे या जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हमारे नायक होते रहे वो लोग वंदे मातरम का नारा लगाते थे। लेकिन जब भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसके बाद जो भी आंदोलन हुआ, चाहे आम किसान मजदूर का आंदोलन हो या राष्ट्रीय आंदोलन हो, उस दौरान सर्वाधिक को एक नारा गूंजता था तो इंकलाब जिंदाबाद का। और उसका असर आप देख सकते हैं कि भगत सिंह के उस नारे का कितना असर है कि आज के डेट में जबकि हमारे देश में सांप्रदायिक पृथकतावादी और तरह तरह का जो गड़बड़ तत्व है वो देश में हावी है, उसके बावजूद भी आज भी कहीं कोई आंदोलन होता है, भले ही वो कम्युनिस्ट या समाजवादी विचारधारा से वो आंदोलन प्रभावित हो या ना हो, वो भी नारा लगाता है इंकलाब जिंदाबाद का। यह भगत सिंह की ही देन है। तो होता क्या है कि वहीं पर तय हुआ कि हमको क्रांति करना है, तो वहीं पर जो है सो बहुत सारा बहस हुआ। तो भगत सिंह ने कहा कि देखिए, क्रांति का मतलब खून बहाना नहीं है, क्रांति का जो है सो तलवार जो है उन्हें ये क्रांति के जो विचारधारा है और उसकी जो तलवार है वह विचारों की शान पर तेज होती है। तो हमारा मतलब है कि ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें ताकि आम जनता इस पूंजीवादी सरी गली सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहे, उसको जड़ से उखाड़ फेंके। तो सवाल हुआ कि भाई अंग्रेज़ से लड़ना है और एक तरफ कांग्रेस और गांधी जी भी जय भगत सिंह के विरोध में थे, दूसरी तरफ जय सो अंग्रेज इनके विरोध में थे। तो हुआ कि भाई लड़ना है तो क्या करना होगा, तो हुआ कि भाई कुछ जो है सो हथियार इकट्ठा करना है। तो हुआ कि भाई हथियार इकट्ठा करना है तो इस काम को सबसे ज़्यादा सही तरीके से कौन करेगा, तो ये भी भार पहुंचा भगत सिंह के कंधे पर। तो हुआ कि भाई भगत सिंह पर तो पुलिस नज़र रखती है, भले उनको जमानत की शर्त से जो है सो आज़ाद कर दिया गया हो, लेकिन पुलिस की नज़र तो इनसे जो है सो हटेगी नहीं। तब हुआ कि पुलिस से की नज़र से बचने के लिए इनका संजय वो जो सिख लोग अपना पगड़ी बांधते हैं और जो बाल जो है बड़ा बड़ा रखते हैं। तो हुआ कि भाई अब पगड़ी हटा दें भगत सिंह और बाल जो है आम लोगों की तरह रखें, कटवा लें। तो हुआ कि भाई अभी ही शुरुआत कर दिया जाए, चूँकि ये लोग यंग थे, पूरे जोश में थे। हुआ भाई उसी मीटिंग में कहीं से कैंची ऊपर किया गया और कैंची लेकर के उनके साथियों ने इनका बाल जो है जैसे तैसे काट दिया। हालांकि जब वो उस मीटिंग से फ्री हुए और बाद में फिरोजपुर पहुँचे, पंजाब फिरोजपुर पहुँचे, तब वहाँ वो एक सैलून में जा कर के सही तरीके से उन्होंने बाल सेट करा। कहा जाता है कि भगत सिंह ने जाति सूचक से हटने के लिए बाल कटाया, तो ये बात क्या यहाँ पर नहीं, जाति उसको आप जो है धार्मिक चिन्हों से भी आप उसको अलग मान सकते हैं, लेकिन तत्काल जो वहाँ पर फौरी बात था कि भाई पुलिस की नज़र से बचना है। जबकि आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो इन्होंने जो है सो विचारधारा और कार्यक्रम तय किया था, उसको जब आप देखेंगे तो लगेगा कि जो है कि भगत सिंह कितना दूर से भारत को देख रहे थे और कितना दूर से पूरी दुनिया को समझ रहे थे। उस समय जो उन्होंने कार्यक्रम अपना जो है सो अपने संगठन का तैयार किया था, उसमें जाति धर्म और सांप्रदायिकता का घनघोर ढंग से उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि यह देश के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा घातक बीमारी है।
और हालांकि उनका जो विचारधारा है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बोलते रहे कि पहले उनकी जीवनी पर संक्षेप रूप से हम लोग बात पहले करें। उनका जो रोचक तथ्य थे वो जो रोचक बात है और उससे कुछ प्रेरणा मिलता है कि भाई कठिनाई के में रह कर के भी कोई आदमी कितना अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकता है। तो पहले हम उनकी जीवनी पर बात करें, उसके बाद हम लोग उनकी विचारधारा पर बात करेंगे। तो ये जो है सो रहा और तब जो है सो उनका बाल काटा गया और वहीं पर तय हुआ कि हथियार कैसे इकट्ठा करना थी। ये जिम्मेदारी मिला भगत सिंह को और तय हुआ कि भाई बम कहाँ बनाना है। तो बम बनाने का सेंटर प्लेस तय किया गया आगरा शहर को। लेकिन सवाल है कि इन लोगों के पास न तो बम पिस्तौल के लिए पैसा था और न ही उनको कोई ऐसा सामग्री था कि बम तैयार हो सकता है और न कोई ट्रेनर था। तो जिम्मा मिला भगत सिंह को कि भाई आप मैनेज करिए, अब कैसे ये सब होगा। तो ये वहाँ से निकले, कलकत्ता पहुँचे और कलकत्ता जब पहुँचे तो वहीं उनकी भेंट यतीन्द्र दास से हुई। यतीन्द्र दास जो हैं वो आपको बम बनाने में एक्सपर्ट थे। नतीजा क्या है कि ये यतीन्द्र दास को कलकत्ता से लेकर के आगरा पहुँचे और वहाँ उनकी ड्यूटी हो गई कि आप बम बनाइए, प्लस जो और दूसरे हमारे साथी लोग हैं उनको ट्रेंड कीजिए। और ये काम यतीन्द्र दास ने बखूबी निभाया वहाँ पर। तो ये जो है सो हथियार बनाने का उनका कार्यक्रम चलता रहा और उसके बाद भगत सिंह पूरे देश में घूम घूम करके अपने संगठन और विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में लग गए। इसके बाद फिर एक दूसरी घटना होगी तो हम लोग उसको फिर जो है सो देख लें अगले एपिसोड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो इस तरह से भगत सिंह की ये घटना कि कैसे बम बनाना अपने साथियों को सिखाया और ये जवाबदेही जब उनके कंधे पर आई तो उन्होंने किस तरह से बम बनाने वाले अपने एक साथी को कलकत्ता से लाया और आगरा में उन्हें रख कर वहाँ सारे लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि किस तरह से आज़ादी के लिए कर्मठ ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आगे की कहानी और भी रोचक है, हम आपको अगले एपिसोड यानी एपिसोड के 6ठे एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।